अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपफ्रंट। मैं हूँ ज़फ़ीर गनी। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और ख़ित्ते का मुस्तकबिल क्या होगा। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात, मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का अज़्म। पाकिस्तान की सरहदों पर तनाव और चैलेंजेस। हमारे नौजवान नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हमारा नौजवान हमारा सरमाया है और वही नज़रियाती तौर पर इस पर पाकिस्तान की पासबानी करेंगे। आज के मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो बयानिए की जंग में आज का जो नौजवान है उसका किरदार कितना अहम है, ख़ास तौर पे जब हम डिजिटल की बात करते हैं और फिफ्थ जनरेशन वार की बात करते हैं तो उसमें हमारे नौजवान जो हैं उनका इनपुट कितना इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे। और ख़ास तौर पे मौजूदा स्थिति में पाकिस्तानी नौजवान क्या सोच रहे हैं। पाकिस्तान की तीनों सरहदें, भारत की अगर हम बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें और ईरान की बात करें, तीनों जगह पे कशीदगी है। और साथ ही साथ मशरिक़ वस्ता में जो इज़राइल और अमेरिका की तरफ से जंग शुरू की गई, उसके रद्दअमल में जो ईरान का एक शदीद रद्दअमल आया, उसके ऊपर पाकिस्तानी नौजवान क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, एकेडमिया क्या सोच रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है जनाब हमाद काकड़ साहब ने। आप सदर हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक यूथ के। हमाद, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। उनके साथ हमारे बहुत में शुक्रिया ज्वाइन आपका। किया जनाब सलमान अहमद चौधरी ने। नौजवान हैं, कानूनदान हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पे बड़ी अच्छी ग्रिप रखते हैं। सलमान, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। मोहम्मद बिन फैसल हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, सदर हैं जामियातुल रशीद मजलिस अदब के। और सिकंदर अली हमारे साथ मौजूद हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं, मेंबर हैं कैप के। कैप बहुत अच्छा एक यूथ थिंक टैंक है जो इस वाले से काम कर रहा है। सिकंदर, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर भाई। और उनके साथ मौजूद हैं मोहतमद दुआ अख्तर, आप भी कैब की मेंबर हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स की स्टूडेंट हैं। दुआ, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। हमाद, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। किस तरह देखते हैं पाकिस्तान का नौजवान, चाहे 47 से लेकर आज तक देखें तो हमेशा बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा, चाहे सियासत हो, स्पोर्ट्स हो, इकॉनमी हो, हर लिहाज से नौजवान नस्ल जो है वो शाना बशाना रही अपनी लीडरशिप के। आज के दौर में आप किस तरह देखते हैं? और अगर हम मौजूदा हालात की बात करें, जिस तरह की कशीदगी है, चाहे पाकिस्तान की जंग भारत के साथ हो, अफगानिस्तान का मामला हो, या अब हालिया जो कशीदगी चल रही है, आज का नौजवान क्या देख रहा है? और आपको हम देखते हैं, आप इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं और वहाँ पे आप पाकिस्तान का मुकदमा भी लड़ते हैं। किस तरह देखते हैं और आज का नौजवान कैसे देख रहा है? क्या पर्सपेक्टिव बिल्ड हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि जो कशीदगी चल रही है इस वक्त, ईरान और अमेरिका और इज़राइल की जो वार चल रही है, इसका बहुत बड़ा असर जो है वो नौजवान तबके पे ऊपर ही होना है। क्योंकि जो आज की यूथ है, इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन देनी है सोसाइटीज़ के अंदर, इस वॉर की वजह से वो सारा उनका फोकस जो है वो अपनी एक्टिविटी से हट रहा है। क्योंकि रिसेंटली मैं पाकिस्तान से बाहर ही था जब जंग स्टार्ट हुई, तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा वीक ज़ाया हुआ है एयर स्पेस क्लोज होने की वजह से। तो पाकिस्तान के नौजवान पहले दिन से उन्होंने मुल्क के लिए जो काम किए वो हमारे सामने है। जिस फील्ड में हम बात करें, चाहे वो स्पोर्ट्स के हवाले से हो, चाहे वो यूथ एक्टिविटीज़ के हवाले से हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, हर जगह उन्होंने बड़े बड़े काम किए। आज के दौर में, ख़ासकर इस सूरत हाल में, आज का नौजवान ये सोच रहा है, क्योंकि हम आस पास के अपने हालात देख रहे हैं कि क्या हालात चल रहे हैं, उसमें आज का नौजवान ये सोच रहा है कि ये जो जंगें हमारे ऊपर मुसल्लत की जा रही है, ख़ासकर जो इस वक्त जो सबसे बड़ी जंग चल रही है इज़राइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, इसके असरात हमारे फ्यूचर के ऊपर क्या होने वाला है। क्योंकि जिनकी पॉलिसीज़ है, जो पॉलिसीज़ इस वक्त इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जंगें हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी उम्रें खुद 60 70 80 तक पहुंच चुकी हैं। जो जो तबका अब 20-30 के बीच में है, उन्होंने आगे जाके 30-40 साल और इस दुनिया में रहना है। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि हमारे ऊपर पॉलिसीज़, हमारे ऊपर जंगें वो लोग इम्पोज कर रहे हैं जिनकी ज़िंदगी ऑलरेडी अपनी एज के लास्ट टाइम में मौजूद है। तो नौजवानों को पॉलिसीज़ के अंदर वहाँ पे उनको एक जगह देना कि नौजवान पॉलिसीज़ के अंदर जो है वो वहाँ पे बैठें और पॉलिसीज़ में उनसे सजेशंस लिए जाएं, क्योंकि इन्होंने अपनी फ्यूचर्स की पॉलिसीज़ जो है वो फ्रेम करनी है। कई कई ममालिक जो है वो इस तरफ जा चुके हैं
लेकिन अब तक पाकिस्तान में जो बदकिस्मती है हमारी कि हमें इस वक्त नौजवानों को पॉलिसीज़ की तरफ उनसे सजेशंस नहीं लिए गए, जो कि हम हुकूमत से उम्मीद रखते हैं कि इन फ्यूचर जो है वो नौजवानों को पॉलिसीज़ में उनसे सजेशन लेगी, क्योंकि इन्होंने ही फर्दर जाके वक्त गुजारना है, इस मुल्क की लीडरशिप संभालनी है, इस मुल्क को आगे लेके चलना है। तो इनकी पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तानी यूथ हो, चाहे वो ईरानी यूथ हो, चाहे वो अमेरिकन यूथ हो। आज अगर देखा जाए जंग जो इस वक्त चल रही है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा रिटेलिएशन हो रही है, जो जो मुखालफत हो रही है उस जंग की, वो अमेरिकन जी यूथ जी। खुद अमेरिका की मुखालफत कर रहे हैं इस वक्त कि ये जंग जो है ये हमारी हमारी जंग नहीं है, हम इस हमाद, जंग में नहीं जो जाना आप बात चाहते। कर रहे हैं, आपकी बात से जो मैं कंसीव कर सका कि नौजवान चाहे पाकिस्तान का हो, ईरान का हो या यूएस का हो, यूरोप का हो, वो जंग नहीं, वो अमन चाहता है। वो चाहता है कि डेवलपमेंट हो, हम आगे बढ़ सकें। ग्लोबल विलेज दुनिया बन चुकी है आईटी की वजह से, तो हम कनेक्ट हों एक दूसरे के साथ, क्रॉस कल्चर पे काम हो सके, ना कि हम जंग में जाएं। यही सबसे ज्यादा जो मेन फोकस आज के जवान का है वो अमन चाहता है, क्योंकि जो हमारी पिछली जनरेशन ने 80s में जंगें देखी, वो उनसे इफेक्ट हुए। तो आज के जो दौर है इसमें हम ये चाहते हैं कि तमाम जो यूएनओ है, ओआईसी है, ये बैठ के इन जंगों का कोई हल निकाले और ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करे जो हमारे लिए एक हमारी आज की दुनिया के लिए एक ऐसी पॉलिसीज हो जिसमें हम जंग के बजाय अमन की तरफ जाए, डेवलपमेंट की तरफ जाए और आज का जवान ग्रो कर सके। ठीक। सलमान, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं मौजूदा हालात को, और ख़ास तौर पे किसी भी माशरे में एक नौजवान और पढ़े लिखे नौजवान का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, और इस वक्त पाकिस्तान में नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल आप किस तरह देख रहे हैं? थैंक यू सो मच। जी सलमान। जी जी, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान और इस वक्त दुनिया में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जो ईरान, इसराइल और अमेरिका की वॉर जो चल रही है, इसके नो डाउट पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। अगर देखा जाए तो नौजवान जो इस वक्त पाकिस्तान के एक मेजोरिटी में हैं, तो उनको ये चाहिए कि एक अपने माहौल संभाल के एक अपनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि इस वक्त 5 से 16 मिलियन सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं पाकिस्तानियों के, जो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। और हमने जो रिसेंट वार जो ईरान की चल रही है, इसमें हमने देखा है कि पाकिस्तानियों ने भी, एक यूथ ने भी वही एक चांस अपना दिया है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दिया है। जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने करंटली यही पीस और अवॉइड एक्सट्रीमिज्म का जो पैगाम दिया है, उसी को ही नौजवान भी फॉलो कर रहे हैं। तो इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि जो जिस तरह मिसकंसेप्शन होती हैं जंग के दिनों में, जी जी। तो ये नौजवान ही हैं जो मिसकंसेप्शन को ठीक करते हैं। जिस तरह ईरान के बारे में बहुत सारी ये बातें थी कि ईरान ने हमसाये ममालिक पे हमला किया है, तो ये सोशल मीडिया के ज़रिए, नौजवानों के ज़रिए ही ईरान का पैगाम बाकी दुनिया तक या हमसाये ममालिक तक पहुँचा कि वो खुद हमला नहीं कर रहे, बल्कि ये मतलब सलमान, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि ये परसेप्शन बिल्ड होता है। अगर पाकिस्तानी यूथ की बात करें, ज़रा डिजिटल के ऊपर ज़्यादा जो है वो यूथ ही एक्टिव होते हैं, और हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान की जब वार हुई तो बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा हमारी नौजवान नस्ल का, और फिफ्थ जनरेशन वार को की एक ज़ाहिर आज के ज़माने में सबसे बड़ी वार है ये, तो उसमें बड़ा ज़बरदस्त कलीदी किरदार रहा पाकिस्तानी यूथ का। तो आप समझते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद जो है वो मोटिवेशन भी होनी चाहिए, जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंगेज भी करना चाहिए मज़ीद हुकूमती पॉलिसी के तहत? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लास्ट की जो कंफ्लिक्ट रहा है पाकिस्तान इंडिया का, जो 6 मई से 10 मई तक रहा है, तो उसमें नौजवानों ने भरपूर किरदार अदा किया है। क्योंकि हमारे मुल्क में सियासी जो भी हालात हों, पॉलिटिकल एफिलिएशन हर एक की होती है, हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी है, लेकिन जब बात पाकिस्तान पे आती है तो सब हम अपनी जो भी नाराज़गियाँ हैं, आपस में जो कुछ भी चल रहा होता है, उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान को देखते हैं। तो लास्ट ईयर भी मैंने हम सब ने देखा कि जब बॉर्डर के एरिया में पाकिस्तान आर्मी के साथ नौजवान भी शाना बशाना खड़े थे और उन्होंने अपनी फौज का भरपूर साथ दिया। और इसी तरह जो सोशल मीडिया पे जो आप पहले भी बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पे भी देखें, जो हमारा 6-0 का नैरेटिव था जिसको दुनिया ने भी माना, तो हमारे कीबोर्ड वॉरियर ने ही तो इसको प्रोपागेट किया, पूरी सब दुनिया को बताया, हर जगह पैगाम पहुँचाया कि हमने 6-0 भारत को बहुत बुरी शिकस्त दी है। तो बहुत
बड़ा किरदार है और बड़ा इफेक्टिव रोल अदा किया है। जब जब भी पाकिस्तान को एज अ स्टेट जरूरत हुई है तो हम सब ने अपनी रंजिशें नाराजगियां छोड़ के सबसे पहले अपने पाकिस्तान को आगे रखा। और जिस आप सवाल पूछते हैं, जी जी बिल्कुल हमें अपने तलीमी इदारों में भी हर लेवल पे भी एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड करने की जरूरत है। ठीक, इसमें कोई शक नहीं सलमान। और एक इम्पॉर्टेंट, फिर बाकी पैनल्स की तरफ भी जाऊंगा। खुद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि ये नौजवान जो हैं वो किसी भी माशरे का सरमाया होते हैं और सरमाया हैं इनफैक्ट। और अभी अगर हम देखें तो सही मानों में पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों के जो मुहाफिज हैं वो आज की नौजवान नस्ल है। जी बिल्कुल, कायद आज़म के बहुत सारे खिताब हैं जो स्पेशल स्टूडेंट्स के साथ होते थे, जिस तरह इस्लामिया कॉलेज पेशावर, लाहौर में, कराची में, ढाका में। तो स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान बनाने में भरपूर किरदार अदा किया था। तो ये कोई आज से नहीं है, ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है जिसमें नौजवान हमेशा शाना बिशाना रहे, चाहे वो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हो या अब पाकिस्तान को संवारने का टाइम हो। नौजवानों ने हमेशा भरपूर किरदार अदा किया है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी इससे भी ज्यादा और रिस्पॉन्सिव रोल अदा करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक, और ये किरदार अदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। सिकंदर, आप किस तरह देखते हैं, खुद आप इंटरनेशनल अफेयर्स को पढ़ते भी हैं और मौजूदा सूरत हाल को कैसे कनेक्ट करेंगे? माजी में हमने देखा भारत के साथ हमारी जो जंगें रही हैं वो 65 की जंग हो, 71 की हो, कारगिल वार हो, वो हमने पढ़ी है। ये जंग जो है वो आपने देखी है और इस जंग का के हिस्सा भी रहे आप सब नौजवान। तो किस तरह इसको कनेक्ट करेंगे माजी के साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, हमने वॉर्स देखी हैं पिछले, जैसे अभी हमाद भाई या किसी ने बताया कि हमने पिछली इंडिया और पाकिस्तान का जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट पिछले साल हुआ था, हमने वहाँ पे देखा कि हर कंट्री के यूथ के जो है या अपने लोगों के गवर्नमेंट के साथ भले ही कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हों, लेकिन जब कोई फॉरेन इन्वेजन आता है तब हम यूनाइटेड हो जाते हैं। हमारे गवर्नमेंट से इतने सारे इश्यूज थे, एथनिक वो था, लेकिन फिर भी जब इंडिया के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, हम सब यूनाइटेडली खड़े थे, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, आर्मी के साथ। सेम सिचुएशन यहाँ देखी जा रही है ईरान में। ईरान का हमने ऑनेस्टली यही सोचा था कि जैसी वॉर स्टार्ट होगी, ईरान डिस्पाइट मतलब न्यूक्लियर उसके पास वेपन नहीं है और वो वहाँ यूएस एक बहुत बड़ी पावर है, तो वो हार जाएगा बिल्कुल। लेकिन जैसे ही स्टार्ट हुई तो हमें ये पता लगा कि यहाँ इस वर्ल्ड में टूल जो इस्तेमाल होता है वो इकोनॉमिक टूल इस्तेमाल होता है। भले ही आपके पास मिलिट्री वेपन ना हो, लेकिन फिर भी आप जंग जीत सकते हैं। और ये आज हमें देखने को मिला, जो कि ईरान ने एक बहुत पूरी दुनिया को दिखाया है किस तरह हम लोग एक सुपर पावर्स का मुकाबला कर सकते हैं। और एक ईरान इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि विनिंग टेबल पे है। किस तरह उन्होंने एक रिजीम चेंज को उनको फेलियर करा दिया यूएस को, और फिर उनके सारे जितने भी प्लान थे वो फेल कर दिए गए हैं। तो इसमें यूथ ने बहुत एक इम्पैक्ट पॉजिटिव किया है, वेदर इट्स इन ईरान या फिर पाकिस्तान में या फिर किसी भी कंट्री में। ईरान में यही सबको लगा था कि नाउ द गवर्नमेंट इज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स करने को है। जैसे ही उन्होंने इन्वेड किया, सब ने यूनानिमसली ईरान खामेनेई की शहादत के बाद सब एक हो गए, यकता हो गए। हालांकि लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से कुछ गवर्नमेंट्स टूट जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं दिखा। यहाँ पे ऑपोजिट देखने को मिला, जो कि ट्रम्प ने सोचा था कि लोग बाहर आएंगे। यस, बाहर बिल्कुल आए, लेकिन उसके अगेंस्ट नहीं, खामेनेई के सपोर्ट में आए। तो ये बहुत एक यूथ ने बड़ा एक ट्रम्प को दिखाया कि हम भले ही कुछ भी हमारे डिफरेंसेस इंटरनल क्यों ना हो, लेकिन हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि फॉरेन कोई पावर आए और हमें डोमिनेट करने की कोशिश करें। तो ये एक सिकंदर बहुत अच्छी बात आपने की। और क्या जब बार बार चूँकि जिक्र होता है जेंजी की बात होती है, बज़ाहिर तो ये समझा जाता था या समझा जाता है इवन कि शायद ये वो जनरेशन है जो बड़ी लेज़ी है। तो आप समझते हैं कि एक कनेक्टिविटी भी बनी है, चाहे इंडिया वार हो, फिर अभी रिसेंट में जब हम देख रहे हैं ईरान का मामला बना, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट खुद वहाँ से भी मिली, ईरान से भी, खुद ईरानी हुकूमत को। उससे पहले वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे महंगाई के ख़िलाफ़, सब इश्यूज़ थे। बट जैसे ही इजराइल और यूएस की तरफ से अटैक किया गया तो पूरी कौम मुत्तहिद हो गई। और अब हम देख रहे हैं कि पूरी उम्मा मुत्तहिद हो गई है, और उसमें पाकिस्तानी नौजवान भी, और जहाँ भी इस्लामी कंट्रीज़ हैं वो स्टैंड ले रहे हैं ईरान की फेवर में। तो ये चीज़ कनेक्ट कर रही है। आज का नौजवान ये समझता है कि कहाँ मगरिब हमें इस्तेमाल करना चाह रहा है, हमें उनका आलयकार नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें अपनी एक हमारा नज़रिया है उसके साथ खड़े रहना चाहिए।
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपको एक एग्जांपल दूंगा मैं। अभी गाजा की जो वॉर हुई थी, अब इतने सालों से 2-3 साल से चल रही है और इतनी सारी डिस्ट्रक्शन हुई, लेकिन वहां पे कंडेम किया था यूथ ने, स्टूडेंट्स ने, सबने किया था, चलाई थी कैंपेन्स वगैरह, प्रोटेस्ट। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है ईरान में जैसी वॉर स्टार्ट, पूरी युद्ध, मतलब सबके सब नजरें इस बार उस पे है, मुस्लिम उम्मा पे, ईरान पे है। ईरान जैसी अटैक करा, अब वैसे तो कंडेम करते हैं हम लोग पीस की तरफ, लेकिन ये पहली वॉर है जिसमें सब खुश हो रहे। ईरान ने जैसे ही कुछ मिसाइल फेंका तो खुश हो रहे, यस ईरान इज गिविंग द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, वो इजराइल को वापस दे रहा है। तो ये हमें युद्ध में देखने को मिली एक वो के कुछ भी हो, कुछ कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस आ जाए, लेकिन ईरान जिस तरह डट के मुकाबला कर रहा है सुपर पावर्स का, वो अकेला खड़ा है मिडिल ईस्ट में, ना उसकी गल्फ स्टेट्स, अरब, सब पे उन्होंने अटैक किया, लेकिन फिर भी कोई भी उसको अभी तक चेंज नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके अपने लोग, दुनिया में यूथ सब उसके अपने लोग खड़े। इनफैक्ट जो रिजीम है, ज़ायनिस्ट रिजीम, इजराइल के लोग, अग्रेसिव स्टेट जो यूएस है, उसके अपनी यूथ लोग खड़े हुए उसके अगेंस्ट में कि ट्रम्प को हटा देना चाहिए, ट्रम्प ये अग्रेसिव पॉलिसी स्टार्ट कर रहा है। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि इस बार वी आर एट द मतलब ईरानी आर एट द विनिंग टेबल। बिल्कुल ठीक है आपने। दुआ, आप किस तरह देखती हैं इस पूरी सूरत हाल में, ख़ासतौर पे जब हम नौजवान नस्ल की बात करते हैं, ख़वातीन ने इस पूरे अमल में, और ज़रा 52% आबादी का हिस्सा है पाकिस्तान की, जब हम बात करते हैं ओवरऑल खेल का मैदान हो, सियासत हो, जंग हो, ख़वातीन का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ज़रा इंटरनेशनल अफेयर्स को स्टडी कर रही हैं, अब आपने क्या फील किया और क्या समझती हैं कि एक कैसे नैरेटिव बिल्ड हो सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे डाल सकते हैं, हमारा जो थिंक टैंक है, हमारी जो एकेडमिया है, वो कैसे सजेस्ट कर सकती है हुकूमत को, रियासत को अपनी सजेशंस? हाँ जी, बिल्कुल। पहले जो आपने ख़वातीन के बारे में बात की, ये इस तरह देखा जा सकता है कि हर बंदे का जेंडर के बारे में, हर हुकूमत का अलग अलग नज़रिया होता है। अगर वेस्ट में औरत को किसी और तरह देखा जाता है तो यहाँ ईस्ट में किसी और तरह देखा जाता है। आप वही सेम पॉलिसी यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और फिर आप ये नहीं सोच सकते कि मैं वही सेम पॉलिसी इम्प्लीमेंट करके यहाँ रिजीम चेंज या फ्रीडम ले आऊँगा। फ्रीडम फॉर समवन मे बी डिफरेंट। यहाँ ईरानी जो लोग थे, वो शायद इन्होंने जितना प्रोपेगेंडा किया कि उनको ऑप्रेस किया जा रहा है, बेशक थोड़ा बहुत लोग थे, देयर वाज अ पर्टिकुलर पोर्शन जो खिलाफ था इस लीडरशिप के भी या सारी ऑपरेशन के, इवन दैट इकोनॉमिक इश्यूज जो थे ईरान के, लेकिन मेजर जो पॉपुलेशन थी वो उस सारे इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ अबाइड कर रही थी। तो अगर वेस्ट के नज़रिए में फ्रीडम कहलाता है कि औरत आज़ाद हो, तो लिटरेसी रेट ईरान में सबसे ज़्यादा था। औरतों का लिटरेसी रेट इज़ अप टू 96%। तो ये बहुत बड़ा चीज़ दिखी जाती है कि प्रोपेगेंडा किस तरह डिसमिनेट होता है, और बहुत से लोग इस चीज़ को मानने, हकीकत तस्लीम करने लगे थे कि इसी तरह है। लेकिन फिर जिस तरह सिकंदर ने भी स्टेट किया कि जैसी सारी 23 मिलियन पीपल वर आउट देयर ऑन द 47th रेवोल्यूशन ऑफ ईरान, शोइंग कि वहाँ की जो भी यूथ है या वहाँ की पॉपुलेशन, वो इतनी खिलाफ नहीं है जितना प्रोपोगेट किया गया और जिस तरह शो किया गया। दूसरा आपने किया कि मैं क्या सजेशन दे सकती हूँ। सजेशंस से मैं पहले ये बात कहना चाहूँगी कि सारी जो भी ग्लोबल हालात हैं, आपने स्टेट किया था ग्लोबल विलेज है पूरी दुनिया, विच इज़ ट्रू। तो ये हमें क्या एज अ यूथ हम सबको क्या वो दे रही है लेसन, हमें ये लेसन दे रही है कि हमने इराक को इन्वेड होते देखा, हमने लिबिया को देखा, अब हम ईरान को देख रहे हैं। तो हमें ये पीस की तरफ लेके जा रही है या हमें ये बता रही है कि नहीं, आपको पावरफुल होना है, आपको मिलिटराइजेशन पे जाना है, आपको न्यूक्लियर पावर पे जाना है, आप नेगोशिएशंस पे नहीं चल सकते। और अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछें या मोस्ट प्रोबेबली आप एक सर्वे भी लें तो क्या कहेगी यूथ के नहीं, अगर न्यूक्लियर पावर नहीं है आपके पास, अगर आपके पास वेपन्स नहीं है तो यू आर नॉट सेफ। तो आपने जैसे पहले कहा कि हम यूएस के टूल कैसे ना बने या वेस्ट का टूल कैसा ना बने, तो मेरे ख्याल में जो सबसे पहला इमीडिएट रिस्पांस होगा वो यही होगा कि वी शुड बी केपेबल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो अगर सारी नस्ल यही सोचेगी कि हमें वेपनाइजेशन की तरफ जाना है, तो फिर अमन तो बहुत कम हो जाएगा दुनिया में। बिल्कुल ठीक, आपने निशानदेही की दुआ। और पावर्स टॉक्स टू पावर, कहते हैं कि ताकत ही ताकत से बात करती है। ये थोड़ा ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह के हथियार रखें और उससे अमन ख़राब करें, लेकिन अमन की बहाली के लिए काम होना चाहिए। जो पॉइंट है, ख़ुद अमेरिका ज़ाहिर है इसके ख़िलाफ़ है, एक तरफ वो बात करता है, दूसरी तरफ वो अटैक करता है।
लेकिन खित्ते के अमन के लिए ज़ाहिर है जितनी भी जंगें हुई हैं, दो बड़ी अजीम जंगें लड़ चुके हैं, इसके अलावा अभी रिसेंट पास की जब हम बात करते हैं तो मामला टेबल पे ही आके हल होते हैं। किसी भी चीज़ का हल जंग तो नहीं है ना, जंग तो खुद एक मसला है, तो ये मसलों का हल तो नहीं हो सकता, टेबल टॉक ही होती है, और जो कि अभी हमें नज़र भी आ रही है। तो हम डिप्लोमेटिक फोरम्स को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और यूथ क्या सोचती है। मैं जो आपसे बार बार पूछ रहा था, वो इनपुट है, वो इनपुट जो आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, आपकी रिसर्च पेपर्स आते हैं, आप लिखते हैं, वो पॉलिसी का हिस्सा नहीं बन पाता पाकिस्तान की हद तक जब हम बात करते हैं। तो इसके ऊपर जो फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं, एक मोटिवेशन होती है उनके अंदर, वो सोचते हैं, उस सोच को कैसे लिंक किया जा सकता है हुकूमत के साथ, ताकि वो इंटरनेशनल फोरम पे भी आपको उसका इनपुट ले सकें। बिल्कुल, यूथ एक बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव दे सकती है, और आपकी ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि सारी टेबल पे ही आके हल होते हैं मसले। लेकिन हमारी गवर्नमेंट और मेरे ख्याल यूथ के बीच में गैप भी है, और जैसे पहले भी स्टेट किया गया इसी में कि जो अब वॉर कर रहे हैं वो लोग बहुत, दे आर 80 ईयर ओल्ड और 79 ईयर ओल्ड, तो कॉन्सिक्वेंसेस जो भी वॉर के होंगे वो हमने ही उसको फेस करना है, और इसीलिए हमें ही ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि हम इसको हल कर सकें। तो इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए जहां यूथ के पर्सपेक्टिव्स को अप्रिशिएट किया जाए, और सिर्फ अप्रिशिएट नहीं किया जाए, वो उनको अगर पॉलिसी का हिस्सा बन सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग में यूथ का इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं दुआ आपका जो पॉइंट है, और ये थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, बदकिस्मती से डिस्कशन होती नहीं है। वक्त हुआ ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उनका इनपुट कैसे लिया जा सकता है, एकेडमिया को पॉलिसी मेकिंग में कैसे शामिल किया जा सकता है, नौजवान नस्ल को कैसे शामिल किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। पैनलिस्ट हमारे साथ बदस्तूरी मौजूद रहेंगे, लेकिन वक्त हुआ ब्रेक से वापस आएंगे तो फर्दर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी आज की नौजवान नस्ल कैसे अपना इनपुट दे सकती है पाकिस्तान की तरक्की में। हमेशा नौजवानों का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। जहाँ पे हमारी नौजवान नस्ल, अगर हम बात करें, जलसे जुलूस हों, पॉलिटिकली इलेक्शंस हों, कोई रैली हो, वहाँ पे झंडे लगाने हों, नारे लगाने हों, कुर्सियाँ लगानी हो, तो नौजवान नस्ल आपको फ्रंट फुट पे नज़र आएगी, फ्रंट पेज पे नज़र आएगी। लेकिन जब उनके इनपुट की बात होती है तो शायद उनको उस तरह सराहा नहीं जाता। इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो नुमाइंदगी भरपूर तरीके से यूथ को नहीं देती। इसी तरह अगर हम एक इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे भी नौजवान नस्ल को उस तरह तरजीह नहीं दी जाती, बल्कि वहाँ पे भी एक्सपीरियंस के नाम पे जो सीनियर्स होते हैं वही शायद जो डोमेन है वो जो नौजवान नस्ल का होना चाहिए, वो उस तरह का मेरिट उनको नहीं मिलता। इसकी क्या वजह है? और ख़ास तौर पे इतनी टैलेंटेड यूथ, और इन्होंने ही ज़रा बागडोर संभालनी होती है आगे चलकर, मशवरे उनसे नहीं लिए जाते। आज की नौजवान नस्ल बहुत एडवांस है और बहुत अच्छा सोचती है, अच्छा लिखती है, लेकिन उसके बावजूद पॉलिसी मेकिंग में हुकूमती सतह पे क्यों नहीं शामिल किया जाता। यही आज के प्रोग्राम की ख़ास बात है, और इसी पे हम ये डिबेट भी कर रहे हैं और नौजवान नस्ल से ही पूछ रहे हैं कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनको कैसे आगे लेके जाना है। हमने हमारे ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे, इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़ाहिर है एकेडमिया जब आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिकली फील्ड में जाते हैं, ब्रिज करना होता है। आपने जो स्टडी किया उसको प्रैक्टिकली आपने जाके प्रूफ करना होता है, तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं मिलती। लेकिन जिन जिन बच्चों को चांस मिलता है तो हमने देखा कि वो स्टार्स बनते हैं, उनको एप्रिसिएशन भी मिलती है। मुश्किल होता है चूँकि हमने देखा, और जब आपकी बात कर रहे हैं तो आपके वाले से फीडबैक भी बड़ा शानदार रहा थ्रू आउट। तो और इंटरनेशनल फोरम्स पे आपने पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी भी की, तो आप समझते हैं कि चांस मिले तो नौजवान इसी तरह आगे जा सकते हैं, सारे इक्विवेलेंट हैं? हमारा जो करियर स्टार्ट होता है वो पाकिस्तान के नौजवानों का वो कॉलेज लाइफ से ही पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में और शामिल होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी यूथ जो है वो बाकी दुनिया की यूथ से थोड़ी डिफरेंट एक यूथ है। वो फील्ड के अंदर वक्त से पहले आ जाते हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए क्या करते हैं ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन जब वक्त आता है लीडरशिप उनको सौंपने की, तो वहाँ पे फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने बच्चों को आगे कर देते हैं,
और उन नौजवानों को वो मौके फराम नहीं करते हैं जो कि एक लीडरशिप के ज़रिए उनको असेंबलीज तक पहुंचाना, वहाँ पे वो कानून साजी करें, वो वहाँ तक उनको मौका ही नहीं देते। तो नौजवानों को अगर मौका फराम नहीं किया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी उनको यूज़ करेगी डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, तो वहाँ पे नौजवान जो है वो फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से हट के वो फिर दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ निकल जाते हैं। तो सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है जो नौजवानों के लिए है कि इंटरनेशनल फोरम्स पे अब हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल फोरम्स तक हमने अपने आप को वहाँ तक पहुँचाया। तो वहाँ पे अगर हम देखें कि जो पैनल डिस्कशंस में हम बात कर रहे होते हैं और बाकी कंट्रीज़ के लोग आके बैठे हुए थे हमारे साथ, तो पाकिस्तानी यूथ जब बात करती है तो उनकी यूथ की बात बहुत वैलिड ऑन द पॉइंट होती है, क्योंकि हम एक ऐसे वॉर जोन के अंदर रहे हैं। हमारे मुल्क में जब हम 1990s के बाद जब हम आए इस दुनिया के अंदर, तो पाकिस्तान एक वॉर फेस कर रहा था, जिस वॉर के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते आ रहे थे कि हमारे सामने जो है वो बम ब्लास्ट हो रही है, चीज़ें हो रही है, और फिर हम वापस डेवलपमेंट वाली साइड भी हमने देखी। तो उस हालात को देखते हुए पाकिस्तानी यूथ बहुत मैच्योर हो चुकी है, बजाय अगर हम उसको कंपेयर करें अगर दूसरी यूथ को, क्योंकि वो जिन हालात में बड़े हो रहे हैं वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर पीस ही देखा है, लेकिन हमने पीस वाला सेक्शन से पहले हमने बहुत डिस्ट्रक्शन देखी, फिर हम पीस की तरफ आए। तो दोनों सिचुएशंस को हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब हमारी बात होती है वो बहुत वैलिड बात होती है। तो नौजवानों को पॉलिसी मेकिंग के अंदर अगर उनको पार्ट दिया जाए और नौजवान पॉलिसी मेकिंग में बोले, तो इसका बहुत बड़ा असर आपको नजर आएगा पाकिस्तानी जो वो पॉलिसीज में है। क्योंकि अगर पाकिस्तान की पॉलिसी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर आप आम और आप सारे देखते आ रहे हैं कि कुछ फैमिलीज आती है और फिर वो फैमिली चली जाती है, दूसरी फैमिली आ जाती है। तो इसके बजाय ये कि अगर हम नए चेहरे और जो टैलेंटेड यूथ है पाकिस्तान की, जो एकेडमी से निकल रही है, उनको पॉलिटिकल उनको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, उनको यूटिलाइज करना चाहिए। सलमान, आप किस तरह देखते हैं आज का नौजवान? ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, जिस तरह अभी हमाद भी बता रहे थे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ की हद तक की बात नहीं है, बहुत अच्छा लिखते भी हैं। जब हम रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें, आइडियाज़, अच्छे आइडियाज़ के साथ आ रहे होते हैं, लेकिन उस तरह का उनको उस मेरिट के ऊपर डील नहीं किया जाता। आप समझते हैं कि ये वो पॉइंट हैं, मिसिंग हैं थोड़ा सा पॉलिसी मेकिंग में? यूथ की जो नुमाइंदगी है वो भरपूर तरीके से हो तो शायद ये चेंज हो सके, और वक्त का तकाजा भी है, क्योंकि अप टू द मार्क है आज की जनरेशन। और अगर हम 90s की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा जदीद टेक्नोलॉजी से दूर हैं। तो ये मिक्सअप करके चीज़ों को अपलिफ्ट किया जा सकता है। सलमान? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है। जिस तरह हमने पहले बात की है कि नौजवानों के रोल की, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि नौजवानों ने हर फील्ड में एक भरपूर किरदार अदा किया है और एक किरदार अदा कर रहे हैं। सेकेंडली, जो अब बात हो रही है इनपुट की, तो इनपुट के लिए मेरी तरफ से दो तजवीज़ हैं। एक तो जिस तरह सियासी जमातों को, पॉलिटिकल पार्टी को नौजवानों को टिकट अलॉट करनी चाहिए, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह एक है कि 5% टिकट ख़वातीन को लाजमी देने होते हैं, इसी तरह की कोई पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें एक नौजवानों का भी कोटा मुख्तस हो कि हर पॉलिटिकल पार्टी एटलीस्ट 5% ही नौजवानों को टिकट दे। इससे ये होगा कि नौजवान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में आएंगे और वो भरपूर नुमाइंदगी अदा करेंगे, और जो भी एक नई सोच है, जो नौजवानों की सोच है, उसको असम्बली के फ्लोर पे रखेंगे। और दूसरा मेरा जो है मेरी तरफ से सजेशन वो ये है, क्योंकि ग्राउंड पॉलिटिक्स पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है नौजवानों के लिए, क्योंकि ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता नौजवानों को, क्योंकि हमारे यहाँ वोट देने के लिए ज़ात, बरादरी और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो नौजवानों को शायद इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले। उसका एक परमानेंट हल ये होना चाहिए कि नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली, दोनों असम्बलियों में जिस तरह कमेटीज़ होती हैं, हर चीज़ की एक कमेटी होती है, उसी तरह एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए जिसका नाम ही नौजवानों की कमेटी, मतलब इस तरह का नाम होना चाहिए। और वो कमेटी यही काम करे कि वो नौजवानों की इनपुट ले, वो इनपुट सेमिनार ऑर्गेनाइज करे, यूनिवर्सिटीज़ में जाए और वहाँ जाके स्टूडेंट्स से रब्ता करे, स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करे, तो उससे उनको बहुत सारा लेटेस्ट जो भी स्कूल ऑफ थॉट चल रही हैं स्टूडेंट की तरफ से, उनको मिल जाएंगी। हमारे जिस तरह पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी होती है, तो पॉलिटिक्स के मैदान में भी इसी तरह इकोनॉमिक में, सोसाइटी में, टेक्नोलॉजी में, इन्वायरमेंट में, लीगल में, हर स्फीयर में हमें बहुत ही एक नई सोच
और नए लोग हमें मिलेंगे और नई इनपुट आएगी। सलमान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कमेटीज़ बनी हुई भी हैं, जो आप बात कर रहे हैं बहुत अच्छी है, कोटा भी है नौजवानों का, लेकिन थोड़ी सी जो बदकिस्मती है वो ये है कि उस कोटे के ऊपर मेरिट पे नौजवान नस्ल को प्रमोट नहीं किया जाता, वहाँ पे फेवरेटिज्म होता है, तो इसका तोड़, इसको कैसे हैंडल किया जाए? इसके लिए जो टिकट का कोटा जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए ना, क्योंकि जब टिकट अलॉट हो रही होती है तो हर एक डाटा रिकॉर्ड उनके पास होता है, तो ये उनकी तरफ से एक पाबंदी होनी चाहिए ताकि कोई भी सियासी जमात ये सोच ना सके कि नौजवानों को टिकट नहीं देने। तो एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंश्योर करना पड़ेगा, और जो दूसरा जो हम कमेटियों की बात कर रहे हैं तो उसमें एक लॉ मेकिंग जिस तरह हमारे होती है, तो एक लॉ बना के ये चीज इन्फोर्स कर देनी चाहिए कि ये कमेटियां सिर्फ नाम की हद तक नहीं रहनी चाहिए, प्रैक्टिकली भी एक कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि नौजवान बहुत बड़ी पॉपुलेशन में है पाकिस्तान में, और वो उनकी थॉट्स हमें ट्विटर के थ्रू और बहुत से डिफरेंट सोशल मीडिया के अकाउंट के थ्रू आ रही होती हैं, तो वो भी एक अच्छा सोच है, लेकिन एक प्रैक्टिकली करने के लिए ये इसको करना चाहिए, स्पीकर को, कौमी असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के स्पीकर को इंश्योर करना चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसा होना भी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें ऑन पेपर तो मौजूद हैं, प्रैक्टिकली जब हम उनको अप्रोच करते हैं तो शायद उस तरह की सुनवाई नहीं हो रही, और इसको एड्रेस करना चाहिए जिस तरह सलमान बता रहे थे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद बिन फैसल ने, आप सदर हैं जामियातुल रशीद मजलिस अदब के। मोहम्मद बिन फैसल, खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। फैसल सुन पा रहे हैं आप हमें? फैसल तक ऑडियो नहीं पहुंच रही, हम दोबारा कोशिश करेंगे। सिकंदर, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी। किस तरह देखते हैं जब हम आज की यूथ की बात कर रहे हैं, इनपुट तो बहुत अच्छा है जो कि हमने पहले भी बात की, डिजिटल फोरम्स का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है आईटी सेक्टर के वाले से, और फिर ख़ास तौर पे जब हम पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, नेगेटिविटी तो बहुत डिस्कस होती है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं और क्या चीज़ें यूथ को चाहिए हमारे इस फोरम से, आप हुकूमत पाकिस्तान से या जो अथॉरिटीज़ हैं उन तक आपका पैगाम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो क्या वो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जो मिसिंग हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो हमारे सिस्टम का हिस्सा है वो ज़्यादातर आपने देखा होगा पॉलिसी मेकर जो हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और करियर डिप्लोमेट्स हैं, जो फॉर द डेकेड्स उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। तो यूथ को एक ये बैरियर आ जाता है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती वहाँ इन होने के लिए। हालांकि यूथ एक अब जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स और करियर डिप्लोमेट्स थे वो हिस्सा रहे हैं जो सिस्टम पुराना था। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो रही है तो एक चेंज हो रहा है, और यूथ के और हर चीज़ के जो इश्यूज है वो चेंज हो जा रहे हैं। इस अभी जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो है यूथ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी आप देखेंगे कि जो भी इशू चल रहा है यूथ ने बहुत रोल प्ले किया सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। डिजिटल प्लेटफॉर्म में देखिए भले ही कोई ब्लॉगर्स हो आम कोई भी स्टूडेंट्स हो, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, रील्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू अपने शेयर किया है हमारे ये आइडियाज, इनफैक्ट सोल्यूशन भी किए हैं कि हमारे लीडर्स को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हो, जैसे यूथ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म्स होते वैसे, जहाँ पे यूथ आए, उनके अपने अफेयर्स देखे और क्या होता है क्या नहीं। जैसे इंटरनेशनल फोरम्स में यूनाइटेड नेशंस यूथ का एक फोरम होना चाहिए जहाँ पे यूथ आए और देखे कि किस तरह डिप्लोमेसी होती है, मीडिएशन किस तरह होती है और किस तरह हम अपने स्टांसेस सामने रखते हैं। कई चीज़ों पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन ऑल द लीडर्स कम एट वन टेबल एंड कम आउट विद द सोल्यूशन। तो वो उनको देखना चाहिए क्योंकि आगे जाके हमें ही 8-10 सालों में ये लीड करनी है इस कंट्री को। बिल्कुल ऐसे ही और नौजवान नस्ल को सुनना चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने। मोहम्मद बिन फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, आवाज़ आ रही है आपको? फैसल, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी आवाज़ आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी फैसल, किस तरह देखते हैं, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, नौजवान नस्ल की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से, रियासत के हवाले से, हुकूमत के हवाले से उनका इनपुट क्या हो सकता है मौजूदा दौर की जब हम बात करते हैं, तो नौजवान नस्ल का किरदार कितना इंपॉर्टेंट है। आपसे पहले जो पैनलिस्ट मौजूद थे वो ये फरमा रहे हैं कि ज़ाहिर है
एकेडमिया की हद तक तो नौजवान नस्ल का बड़ा ज़बरदस्त रोल रहता है, प्रैक्टिकली उनको वो हिस्सा नहीं मिलता। आप किस तरह देखते हैं, नौजवान आज का टैलेंटेड है, उसको बैलेंस और प्रॉपर तरीके से अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो वो पाकिस्तान के लिए भरपूर अपना इनपुट दे सकता है? जी जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि यानी एज ए जेन जी, चूँकि हम जाहिर सी बात है वो नस्ल हैं जो कि 2000 के बाद की पैदाइश है और इस वक्त पाकिस्तान का यंग एसेट है। मुझे ये लगता है कि जो हमारी यूथ है उसके अंदर पोटेंशियल भी बहुत है और वो करके दिखा भी रही है मुस्तकिल। ये है कि उसको चूंकि नेशनल लेवल पे या गवर्नमेंट की तरफ से एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा उस हद तक जिस हद तक किया जाना चाहिए। इसकी वजह से जो है ना वो पोटेंशियल जो है वो फॉरेन कंट्रीज की तरफ भी मुस्तकिल तौर पे मुंतकिल हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो पाकिस्तान की जैसे टेक सिटीज, अब आपको मालूम ही होगा कि लाहौर जो पाकिस्तान का टेक हब बन गया है और उसके अलावा कराची में शारा फैसल और गुलिस्तान जौहर वगैरह के जो इलाके हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज की एक मतलब भरमार है। और पाकिस्तान जो खुसूसन हम अगर बात करें टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड की, तो पाकिस्तान उसमें बहुत आगे जा रहा है, बहुत अच्छा जो है वो पाकिस्तान उसमें अर्न कर रहा है। और ये सारे के सारी ये जो यूथ है जो पाकिस्तान को जो है ना वो डॉलर्स रेज करके दे रही है। तो हम समझते हैं कि अगर इसको जो है ना इंडक्ट किया जाता है पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में और अगर पाकिस्तान क्रिप्टोज की तरफ जाता है, डिजिटल करेंसीज की तरफ जाता है, तो हमारी यूथ का बहुत पोटेंशियल है और वो पाकिस्तान को बहुत बेहतर तरीके से मोहम्मद बिन फैसल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि डिजिटल की तरफ और ख़ासतौर पे जब आप क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स की बात हो रही है। ई कॉमर्स के वाले से हौसला अफजाई करनी चाहिए यूथ की, चूँकि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है और कर रहे हैं। इसके ऊपर अपनी समझते कि फर्दर हमें बात करनी चाहिए इसके ऊपर, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी और ख़ास तौर पे जो प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम्स हैं उस पर इंगेज करें, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को इंगेज करें ताकि हमारी जो यूथ है उसको इंगेज किया जा सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें सूबाई सतह पे भी और वफाकी सतह पर, इवन इंटरनेशनली भी। जी बिल्कुल, ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि जो प्राइवेट, एक तो हमारी प्राइवेट सेक्टर है, ये तो मेरा ख्याल है कि इससे अब बहुत ज्यादा जो है मुतवज्जो हो भी चुका है और प्राइवेट सेक्टर में यानी एक वसी मैदान है, जॉब्स का भी है और उसके अलावा यानी अगर आप अपने स्टार्टअप्स लाना चाहते हैं, ई कॉमर्स रेलिवेंट हो या जो है ना आप अपने जो स्किल्स हैं उनको आप पेश करना चाहते हैं, दोनों सूरतों के अंदर प्राइवेट सेक्टर तो बहुत हौसला अफजाई कर रहा है। गवर्नमेंट ने भी यानी इस पे काम किया है, डीजी स्किल्स वगैरह की जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स के जरिए फ्री कोर्सेज और सब चीजें करा रही है, लेकिन गवर्नमेंट एजुकेशन लेवल पे अभी तक ये काम कर रही है, इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है ना गवर्नमेंट ने अडॉप्ट नहीं किया है। इस चीज को जो है ना हम एड्रेस करना चाहिए। अच्छा, वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है, आखिरी पॉइंट है, सारे जो पैनलिस्ट हैं, फैसल आपसे ही स्टार्ट कर लेता हूँ। आखिरी कमेंट है, 30 सेकंड है आपके पास। एक पैगाम जो नौजवान आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कैसे वो अपने आप को आपकी तरह बना सकते हैं और वो भी एक स्टार बन सकते हैं, हीरो बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए? मैं ये समझता हूँ कि अगर हम एक पैगाम देना चाहें तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो यूथ है उसको बहुत कंफ्यूज किया जा रहा है, बहुत डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के जरिए। तो बस कंफ्यूज होना बंद हो जाए, फोकस हो जाए, एक गोल सेट करें, एक विजन सेट करें और फिर उस पर जो है ना काम करें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जिस तरह आपके बड़े कामयाब हुए, आप भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। सिकंदर, आपका क्या पैगाम है? सिकंदर, सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। मेरा ये है कि आई वुड आस्क द यूथ के बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री एंड द फ्यूचर इज इन आवर हैंड्स, तो आई वुड से कि लर्न, डिबेट एंड इंगेज इन नेशनल एंड ग्लोबल अफेयर्स में। इन हो जितना इन सब करंट अफेयर्स के बारे में देखें, सीखें, उनके साथ ही चलते रहे। भले आपकी डिग्री कोई भी हो, लेकिन करंट अफेयर्स ऐसा है जो कि आपको इस वर्ल्ड में सीखना है, पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, ताकि आप कहीं भी जाएं तो आपको मसला। सलमान, आपका मैसेज? मेरा मैसेज यही है कि नौजवानों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए अपनी अपनी फील्ड में, किसी जो भी फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करे। जिस तरह कायद आज़म ने कहा था, काम काम और बस काम, और यही मेहनत उनको इकबाल के शहीद बनाएगी और यही इकबाल के शहीद इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर होंगे, पाकिस्तान का मुस्तकिल फ्यूचर होंगे इंशाल्लाह। हम्माद, आपका क्या पैगाम है? मेरा पैगाम ये है कि नौजवान अपने अकायद और अपने दीन पे कड़े रहें और फील्ड में आएँ
और फील्ड में अपना किरदार अदा करें। अगर पाकिस्तान से उठने वाले कुछ नौजवान उठ के मुस्लिम उम्मा के लिए सेकंड इस्लामिक यूथ जनरल असम्बली, फर्स्ट इस्लामिक यूथ जनरल असम्बली होस्ट करके फ़लस्तीन, अफगानिस्तान और इन मसलों को एड्रेस करके अमन की बात कर सकते हैं, तो ऐसे अगर 4-5 और आवाज़ें उठे तो पाकिस्तान ग्लोबली एक बड़ा नाम बना सकता है। तो इसमें यह है कि हमारे नौजवान वो निकले, फील्ड पे आए, काम करें और मेहनत करें और अपने अकायद पे खड़े रहे, अपने दीन को समझे, तो अल्लाह ताला उनको कामयाबी ज़रूर देगा। बिल्कुल कामयाबी देगा। आज का फ्रंट हमने कोशिश की कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के नाम कर सकें और उनके पैगामात और उनकी अचीवमेंट्स आप तक पहुँचा सकें, वो क्या सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और अब फ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।